डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो स्टडी टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप लोग देखते होंगे कि हमारे आसपास में डेली लाइफ, हमारा जो रूटीन होता है उसमें बहुत सारे इस तरह के चेंजेस हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं और कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। तो कुछ इस तरह के चेंजेस हैं जो मैंने यहाँ ये नोट किया है कि जो कि रिवर्सिबल नहीं है। तो यहाँ आप वो देखिए कि देयर आर सम चेंजेस अक्यूरिंग अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ। ये नंबर 1, a fresh cut apple exposed to atmosphere becomes brown after some time। एक छोटा सेब है, छोटा बड़ा कोई भी, एक एप्पल को आप जो आधा कट करके एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दीजिए, कुछ टाइम के बाद में उसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है। तो किस ओरिजिन से आता है मैं आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। एक्चुअल में एप्पल में आयरन होता है, Fe, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। आयरन ऑक्साइड यानी कि एटमॉस्फेयर में जब एप्पल को ओपनली छोड़ दिया जाता है तो एप्पल में जो आयरन है, एडिबल आयरन, वो एटमॉस्फेयर का एयर में से ऑक्सीजन लेके ये ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड ये बना लेता है। सेकेंड इज आयरन आर्टिकल्स सच एज अ नेल, कोई भी एक कील, आर्पिन, gets rusted when left exposed to humid atmosphere for a long period। एक आयरन आर्टिकल कोई भी है उसको एटमॉस्फेयर में जब आप जो लंबे टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है यानी कि एटमॉस्फेयर में जो है मॉइस्चर है, ह्यूमिड मींस उसमें H2O ये मॉइस्चर है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आयरन का जो भी आर्टिकल है वो रस्टेड हो जाता है, यानी उस पर जो है जंग लग जाता है। तो ये जंग लगना भी कुछ इस तरह का चेंजेस है जो हमारे वो डेली लाइफ में हम उसको देखते हैं। नंबर थर्ड में है ये बर्निंग ऑफ कैंडल, ये गिव्स CO2। जब भी हम कैंडल को जलाते हैं, हमारा जो कैंडल है वो किससे बना है? वैक्स, ये मोम से बना हुआ होता है और ये क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। किसी भी चीज को जब हम बर्न करेंगे, हम जलाएंगे तो वो CO2 देता है, यानी कि ये बर्निंग जो प्रोसेस है इट्स अ केमिकल चेंज। नंबर 4 में है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज वुड, कोल, पेट्रोल एंड LPG। इन सभी चीज़ों को जब बर्न किया जाता है तो ये जो भी चेंजेस होते हैं वो सब इस तरह के चेंजेस हैं जो रिवर्सिबल नहीं है। नंबर 5, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो भी फूड, फीडिंग आइटम्स जो भी हम लेते हैं हमारी वो बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट मीन्स ये बर्न, आप ये कह सकते हैं कि वो बर्न होता है। तो ये बर्निंग प्रोसेस कोई भी है वो ये वन वे होता है। नंबर 6 इज मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, दूध वो दही में बदल जाता है, ये रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते हैं। नंबर 7, वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं। हमारा जो ये रेस्पायरिंग ये प्रोसेस है ये भी एक तरह से ये केमिकल चेंज में आता है, यानी कि रिवर्सिबल चेंजेस नहीं है। आप देखिए ये सभी जो चेंजेस है ये आप देख रहे हैं कि रिवर्सिबल नहीं होते हैं। इट मीन्स these all are chemical changes।
अब आप कहेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो होता है कि जिस किसी भी कॉज रीजन के कारण वो चेंज आ रहा है, अगर उस रीजन को रिमूव कर दिया जाए यानी हटा लिया जाए तो वो चेंज जो भी हुआ है वो रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह के चेंज को कहा जाता है फिजिकल चेंज। एंड जब वो रिवर्स नहीं होता है, ये सभी जो चेंजेस आ रहे हैं दे आर नॉट रिवर्सिबल। In all the above causes, the nature and identity of the initial substances, यानी कि जो initial substance है उसकी जो identity है changes, वो change हो गई है। These are permanent changes and new substances are formed, यानी कि ऐसे केसेस जो ये ऊपर लिखे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 तक, इन सभी में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस है उसकी इनिशियल जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो रही है और परमानेंटली चेंज हो रही है, वो टेम्परेरी चेंज नहीं है। अगर वो जो है टेम्परेरी चेंज होता, इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, बट these all are permanent changes and new substances are formed, we can say these all are chemical changes. ये chemical change जो है किस तरह से ये प्रोसेस में आता है, आप इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं। when different substances react and new substances having different nature and identity are formed, we say a chemical reaction has occurred. कुछ इस तरह के substances आपस में react होते हैं कि उनका जो identity है, उनका जो nature है, जो properties है वो different है, and कुछ अलग new properties and new identity के substances जब बनते हैं तो इस तरह के changes को we can say केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, यानी उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब इसका ये डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स वन और more substances into new substances during the process, यानी कि केमिकल रिएक्शन ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू new substances. During the process, new substances with new properties are formed. यानी ये डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट होते हैं इस तरह के प्रोसेस को, कि जब उनसे कुछ नए सब्सटेंस वो बनते हैं और उनकी आइडेंटिटी और उनके जो ये प्रॉपर्टीज है वो एक तरह से नए होते हैं, वो बनते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को वी कैन से केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये एक सिंपल एक एक्टिविटी है टेक अ स्ट्रिप ऑफ Mg यानी मैग्नीशियम रिबन ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर का एक ये मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है यानी पट्टी होती है, ये बहुत सॉफ्ट ये मेटल है और इसका इस टाइप की स्ट्रिप होती है, ये जैसे कि रिबन होता है। तो ये 2 सेंटीमीटर का स्ट्रिप हम वो जो ले लेते हैं एंड इसको एयर में हम बर्न करते हैं। आप लोगों को पता है कि विदाउट एयर किसी भी चीज को हम जो है नहीं जला सकते हैं, यानी कि बर्निंग प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज। और ये
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। तो ये मैग्नीशियम स्ट्रिप यानी रिबन का 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एक छोटी सी एक स्ट्रिप हम लेंगे, ये बर्न इट इन द एयर, उसको हवा में जलाते हैं। तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2 एरोसाइन 2MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना लेता है, यानी ये मैग्नीशियम ये मेटल ऑक्सीजन के साथ ये जलता है और इसका एस यानी राख बन जाती है, और इस राख में जो ये मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, उसे कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज अ न्यू केमिकल, इट इज अ मेटल एंड इट इज अ ऑक्सीजन गैस, इट इज अ नॉन मेटल। दोनों की रिएक्शन हुई एंड ये जो नया बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज अ सॉलिड एस, इट इज सॉलिड, इट इज गैस एंड इट इज अ सॉलिड एस, राख बनता है। अब देखिए, ये मेटल की प्रॉपर्टी, ये मैग्नीशियम अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी जो गैसियस प्रॉपर्टी है वो अलग है, नॉन मेटल। ये मैग्नीशियम का मेटेलिक प्रॉपर्टी है एंड ऑक्सीजन का नॉन ये मेटेलिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपना अलग ही प्रॉपर्टी होता है, देन इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इट इज ये प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब आप देखिए कि केमिकल रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कौन कौन सी होती है। नंबर 1, द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बाय द चेंज ऑफ स्टेट। एक रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस की अपनी स्टेट यानी फिजिकल स्टेट जो होती है वो चेंज होती है, चेंज होनी चाहिए, तब ही वो चेंज केमिकल चेंज वो माना जाता है। फिजिकल स्टेट जैसे चेंज होती है, अगर वो जो टेम्परेरी हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन में चेंज ऑफ स्टेट ये एक फैक्टर होता है, एंड सेकंड इज द केमिकल रिएक्शंस अकर बाय चेंज ऑफ कलर। जो रिएक्टेंट होते हैं, जो भी सब्सटेंस है जिनके बीच रिएक्शन हो रही है, उनका एक पर्टिकुलर एक कलर होता है। आफ्टर रिएक्शन जब हमें जो ये प्रोडक्ट वो मिलते हैं, तो वो जो सब्सटेंस होते हैं उनके कलर चेंज होते हैं। Number 3, the chemical reactions occur with the evolution of gas. Chemical reaction में normally, वैसे ये कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होंगे वो गैस होना चाहिए। उसमें अभी जैसे यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन हुई है, लेकिन यहाँ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एस यानी राख सॉलिड बनी है, यहाँ गैस इवोल्व नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी ये मोस्टली रिएक्शंस में ऐसा होता है कि एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसें जो है आती है, निकलती है। एंड नंबर 4 लास्ट इज द केमिकल रिएक्शंस अकर विथ एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। ये मैंडेटरी है। कोई भी एक केमिकल चेंज जब होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ये जरूर होता है। या तो रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होगा या फिर एवोल्यूशन होगा, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। या फिर अगर रिएक्शन वो ये रिवर्सिबल है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, मैं समझाऊंगा आपको, ये जो कि आगे जाती है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, एंड ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट दोनों होते हैं। अदरवाइज सिंगल हैंडेड जो रिएक्शन होती है, जो वन वे होती है, उसमें इन दोनों में से कोई भी एक होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट।
how we can represent chemical reaction. देखिए, कोई भी दो या तीन ये मटेरियल को हम आपस में मिला देते हैं, उनका रिएक्शन हो जाता है। जैसे हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो इजी है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम लिखें या किस तरह से उसे जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैसे उसको समझा सकते हैं। A chemical equation is a statement used in chemistry to represent a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन को शो करने का यानी डिस्क्राइब करने का या कह सकते हैं मेंशन करने का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ये इस तरह से आप इसको जो समझ सकते हैं, द सब्सटेंसेस which take part in a reaction are called reactant। यानी कि इस तरह से शो किया जाता है। एक इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। इक्वेशन में एक पार्ट ये होता है कि सब्सटेंसेस which take part in a reaction, इस तरह के मटेरियल हैं जिनको आपस में मिलाया गया है, यानी कि रिएक्शन से पहले का जो पार्ट है वो रिएक्टेंट होता है। यानी जितने भी मटेरियल हैं, जैसे कि ये एरोसाइन लिया हमने, एरोसाइन का ये लेफ्ट जो पोर्शन है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन होता है, उन्हें A+B+C जो भी रिएक्टेंट होते हैं 1 2 3, उन सभी को रिएक्टेंट नाम से जाना जाता है। एंड सेकंड, द substances which are formed as a result, यानी आफ्टर रिएक्शन जो हमारा जो वो रिजल्ट आता है, जो भी प्रोडक्ट वो बनते हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को सिंपली जो प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये एरोसाइन के राइट हैंड साइड होते हैं, जैसे C+D। There are two methods we can represent a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड होता है वर्ड इक्वेशन, यानी कि जैसा जैसा हो रहा है रिएक्शन में उसको ऐसा का ऐसा ही ये वर्ड टू वर्ड वो डिस्क्राइब हम करें, यानी ऐसा ही लिखें। तो यानी कि इक्वेशन एक ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इक्वेशन में वर्ड यूज किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ वर्ड इक्वेशन। यानी कि किसी भी इक्वेशन को किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम ये वर्ड्स में बोलते हैं, ये वर्ड्स में शो करते हैं, जैसे कि ये मैग्नीशियम का जो हमने जो रिबन लिया था, ये जो 2 सेंटीमीटर का, और उसको एयर में बर्न किया था, एयर मींस ऑक्सीजन में। अब देखिए वहां आपने लिखा था Mg, लेकिन यहाँ से सीधा नाम लिखा है, वर्ड लिखा है मैग्नीशियम एंड प्लस ऑक्सीजन। O2 नहीं है, ऑक्सीजन लिखा है, वर्ड लिखा है, एंड वहां था MgO, यहाँ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि वर्ड यूज किए जाते हैं। जब वर्ड यूज किए जाए तो इस तरह की इक्वेशन को यानी रिएक्शन को ये वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। एंड सेकंड इज सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन क्या होती है कि व्हेन वी यूज सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू represent a chemical reaction, the equation is known as simple equation। जब हम किसी भी रिएक्शन के लिए ये वर्ड्स यानी सेंटेंस का यूज नहीं करते हैं, उनकी जगह हम जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं उनके सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ इस रिएक्शन में हमने लिया है मैग्नीशियम, तो वहां लिखा है मैग्नीशियम MEgNe, तो यहाँ केवल लिया है Mg सिंबल।
यहाँ लिया हमने OXYGEN, ऑक्सीजन लिया था, यहाँ लिया हमने O2 सिंबल लिया है, वहाँ लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ MgO। तो इस तरह से जब वर्ड्स ना लिखे सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं तो इस तरह की इक्वेशंस को इक्वेशन ऑफ सिंबल या सिंबॉलिक इक्वेशन कहा जाता है। यदि आप ये कहें कि एक केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज in terms of symbols and formula of substances involved in it. A shorthand, जैसे कि शॉर्टहैंड होती है, कोई भी एक बड़ा लेक्चर होता है उसको एक शॉर्टहैंड राइटर जो होता है उसको बड़ा शॉर्ट में कोड वर्ड में लिखता है, तो a shorthand रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ये जो बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन उसका शॉर्ट हैंड ये रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट। यानी कि पूरा का पूरा हम ये नहीं कहें कि हमने ये मैग्नीशियम को लिया उसके साथ ऑक्सीजन को बर्न किया फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एस यानी राख बना, तो ये पूरा स्टोरी ना सुना के केवल ये लिख दें कि 2Mg plus O2 arrow sign 2MgO, it is final, it is shorthand of this long process। ये बड़ा सा प्रोसेस है उसका ये शॉर्टहैंड है। तो ये केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लेंगे। इक्वेशंस आर टू टाइप्स, दो टाइप का इक्वेशंस होता है केमिस्ट्री में। एक होता है ये बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सा होता है, आप देखिए एरो साइन जो किसी भी इक्वेशन में होता है, एरो साइन मीन्स इक्वल साइन। तो एरो साइन का जो दोनों साइड होती है यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज राइट हैंड साइड। अब यहां देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है Zn plus H2SO4 एरो साइन ZnSO4 plus H2। अब यहां हम देखते हैं कि एरो साइन के दोनों साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये जो है राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। दोनों के एटम्स में एक समानता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे Zn H2 H2 SO4 SO4 यानी कि इक्वलिटी है दोनों साइड में, देन इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है यानी कि संतुलन है दोनों तरफ में। एंड सेकेंड इज Mg प्लस O2 एरो साइन MgO। अब देखते हैं दोनों साइड में Mg इक्वल O2 एंड O, इधर एक O है इधर O2 है, इट इज अनबैलेंस्ड। इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो इस तरह से दो तरह की रिएक्शंस होती है। अब ये देखिए हमने जो कहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। ये क्यों होना चाहिए? इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस। यानी कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे में चेंज हो सकता है लेकिन मॉस का लॉस और गेन नहीं हो सकता है। यानी कि जितना मॉस रिएक्टेंट का है उतना ही मॉस ये प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो इसलिए रिएक्शन को बैलेंस्ड होना चाहिए। अब देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन को ये वो चेक करने के लिए कि वो अनबैलेंस है कि बैलेंस है, वो सीखने के लिए कि किसी भी इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इक्वेशन में जो भी केमिकल है
यानी जो भी सब्सटेंसेस दिए हैं उनके जो सिंबल्स एंड जो फॉर्मूला लिए हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उस वो जो है किस तरह से फॉर्म होते हैं। यानी कि एक कंपाउंड, जैसे कि सपोज करिए हमने लिया है KCl। अब हमें ये मालूम है कि K ये पोटेशियम के साथ Cl एक ही क्लोरीन हो। अगर हमें नहीं पता है, हम यहाँ इस तरह से लिख देते हैं KCl2, तो ये कंपाउंड नहीं है। तो ये एक K के साथ में कितना Cl आ सकता है, सारा कुछ जानने के लिए हमें ये पता करना होगा कि हमारी जो सब्सटेंस है, जो रिएक्शन में है, उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ ये मोनो एटॉमिक होंगे एंड कुछ जो डाई एटॉमिक होंगे, तो कुछ पॉली एटॉमिक भी होंगे। तो इस तरह से यहाँ हमने कुछ आयन्स लिखे हैं कि नंबर 1 कि जिस पे ये +1 चार्ज ही होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे हाइड्रोजन है H+, एक Na 1+ होगा, K 1+ होगा, Cu में थोड़ा वेरिएशन होता है, ये +1 भी होता है एंड ये +2 भी होता है। ये इक्वेशन पे डिपेंड होगा कि वो प्लस ये 1 है या 2 है। तो Cu यहाँ +1 में है, Hg ये +1 एंड Ag सिल्वर भी +1 होता है। एंड नंबर 2 ये +2 चार्ज होता है जिन पे Cu+2, ये Ba+2, Ca+2, Hg+2, Cu कोबाल्ट ये +2, Ni ये जो निकल होता है ये +2, Fe आयरन में भी वेरिएशन है, ये +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो उसके बाद में है मैग्नीशियम Mg+2, ये Zn+2 और लेड ये +2। उसके बाद नंबर 3 में है ये +3 चार्ज Al एल्यूमिनियम में होता है +3, Fe में +3, Cr है क्रोमियम में +3 एंड Bi ये है बिस्मथ में भी होता है +3। अब ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन में हमारी जो इक्वेशन है उसमें कौन मेटल है, वो सिंगल प्लस है कि डबल प्लस है कि ट्रिपल प्लस है। अब यहाँ कुछ इस तरह के आयन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। अब इसमें भी यही वेरिएशन होगा, ये नेगेटिव में ये 1 है कि -2 है या -3 है। तो इस तरह से तो हमारा जो हैलोजन ये ग्रुप है, हैलोजन में है फ्लोरीन, ये जो क्लोरीन, ये ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सभी पे नेगेटिव सिंगल यानी कि 1 चार्ज होता है। हाइड्रोजन पे ये प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है। ये माइनस चार्ज कहाँ होता है, ये थोड़ा सा ये जो नोट करने की चीज है। जब भी रिएक्शन में Na ग्रुप यानी कि अल्कली ग्रुप, सोडियम का जो ये ग्रुप है, वो ग्रुप के मेटल्स जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मींस वो हाइड्राइड नाम के ये कंपाउंड्स वो बनाते हैं। सपोज करिए NaH, इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड की कंडीशन जब आती है तो उसमें Na+ होगा एंड हाइड्रोजन यहाँ पे नेगेटिव होगा। केवल एक ही ग्रुप के साथ इसका हाइड्रोजन का ये जो है नेगेटिव आता है, अदरवाइज हाइड्रोजन जो है +1 ही होता है। अब उसके बाद आते हैं नंबर 2 यानी कि -2 चार्ज होगा सल्फर, ये -2 एंड ऑक्सीजन ऑल्सो -2 एंड फिर आता है -3, इसमें P फास्फोरस होता है -3 एंड ये नाइट्रोजन भी -3। ये सभी जो है मोनो एटॉमिक ये कैटायन एंड एनायन है और उनके चार्ज का वेरिएशन है, ये +1, ये +2 एंड +3 की ये कैटेगरी है। ऐसे ही -1 है, -2 एंड -3 की कैटेगरी है।
अब यहाँ नीचे कुछ आयंस इस तरह के हैं जो पॉली एटॉमिक है, यानी कि आयंस में एटम के जो ग्रुप हैं और उन पे चार्ज है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से देखिए, NH4 अमोनियम, अमोनियम ये कैटायन होता है +1। जहां भी NH4 के साथ कुछ और जुड़ा, जैसे कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ NH4 होगा ये +1 एंड Cl है -1, ऐसे करके। तो NH4 जो है इस पे सिंगल चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। OH जहां भी यूज होगा तो नेगेटिव सिंगल चार्ज होगा। HCO3 बाई कार्बोनेट आयन पे सिंगल चार्ज होता है, नेगेटिव। NO3 ये नाइट्रेट आयन पे सिंगल, एंड ये CH3COO एसीटेट आयन पे होता है सिंगल, ये जो है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ बात करते हैं CO3, ये जो है कार्बोनेट आयन है -2 होता है। सल्फाइड आयन है ये -2 होता है। सल्फेट आयन भी ये -2, एंड ये होता है CrO4। CrO4 को बोलते हैं क्रोमेट आयन, ये -2, एंड Cr2O7 होता है डाइक्रोमेट आयन। It is a chromate and it is dichromate, दोनों पे -2 चार्ज होता है। एंड ये लास्ट में फॉस्फेट आयन है, इस पे होता है -3, एंड PO3 फॉस्फाइट ये -3, एंड BO3 पे भी -3 चार्ज होता है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टमेटिक आयनिक ये जो ग्रुप्स हैं और इनके चार्जेस आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। कोई भी कंपाउंड है उसको चेक करने के लिए कि उसका जो फॉर्मूला है वो सही है या नहीं है, तो हमारे पास एक सिस्टम है उसको चेक करने का। इट इज राइटिंग फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। स्टेप नंबर 1, किसी भी फॉर्मूले को चेक करने का जो सिस्टम है वो किस तरह से, ये राइट द सिंबल्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ द आयंस ऑफ द कंपाउंड side by side with positive ion on the left and a negative ion on the right side। फर्स्ट स्टेप में अब देखिए, एक तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें ये बैरियम है एंड ये नाइट्रेट है। अब सिंपली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं BaNO3, लेकिन ये कंपाउंड का सही फॉर्मूला नहीं है। तो ये बेरियम का हमें ये वैलेंसी मालूम है कि ये एक मेटल है और इसकी जो वैलेंसी है वो +2 होती है। तो इसको लिखेंगे वो लेफ्ट साइड, ये जो है पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट एंड ये नेगेटिव आयन ऑन द राइट, इस साइड में। तो ये एग्जांपल हमने लिया इस तरह से। एंड फिर स्टेप 2, एनक्लोज द पॉलीएटॉमिक आयन इन अ ब्रैकेट। ये वो लेफ्ट साइड में जो पॉलीएटॉमिक आयन है, ये नेगेटिव आयन है, उसके नेगेटिव चार्ज को बाहर छोड़ देते हैं और बाकी को ब्रैकेट में ले लेते हैं। एंड स्टेप नंबर 3, ये राइट द वैलेंसीज ऑफ ये बोथ साइड्स आयन। कोई भी आयनिक जो ग्रुप होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो उसका चार्ज होती है, उसके ऊपर जो चार्ज है वही वैलेंसी होती है इसकी। अब इसने लिखा कि राइट द वैलेंसीज ऑफ द बोथ साइड्स आयंस। अब ये बेरियम का जो वैलेंसी है वो है 2, यानी कि ये +2 चार्ज है तो 2 वैलेंसी। ये नाइट्रेट आयन के ऊपर जो चार्ज है -1, तो इसका वैलेंसी हो गया ओनली 1। ये वैलेंसी के साथ सिंबल यूज नहीं करते हैं, प्लस और माइनस यूज नहीं करते हैं, यानी ये डिजिट में ही लिया जाता है 2 और 1। स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से समझिए। स्टेप नंबर 4 में है क्रॉस ओवर द वैलेंसीज। इधर जो पॉजिटिव का जो वैलेंसी है और ये नेगेटिव का जो वैलेंसी है, उन वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करना है, यानी नाइट्रेट का 1 वैलेंसी ये बेरियम पे कन्वर्ट करना एंड
ये बेरियम का जो वैलेंसी है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट, अब इस तरह से समझिए, द कंपाउंड इज Ba+2, चार्ज वही रहेगा, वैलेंसी कन्वर्ट होगी। Ba+2 मीन्स ये 1, ये मल्टीप्लाई ये पूरा का पूरा ग्रुप पे, यानी ये एक बार आएगा। NO3 ये 2 बार आएगा, 2 को क्रॉस ओवर किया हुआ। NO ये 3 का ये ब्रैकेट में है ट्वाइस, बाहर से हमने लिया चार्ज। अब देखिए यहाँ +2 चार्ज है एंड यहाँ 2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2, तो दोनों चार्ज ये +2 एंड -2 इक्वल टू 0, ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड ये कंपाउंड जो बनता है BaNO3 का ट्वाइस, इसे कहते हैं ये बेरियम नाइट्रेट, यानी ये कंपाउंड हुआ हमारा BaNO3 का ट्वाइस। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना हम सीख सकते हैं। तो ये इसके लिए सिस्टमेटिक वही है कि पहले तो आप आयंस सीखेंगे कि पॉजिटिव आयंस, अब ये बेरियम का +2 होता है, ये मुझे पता है, आपको ये जो है सीखना है, याद करना है कि ये जो +2 ही होता है। NO3 पे -1 होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्मूला सीख जाएंगे। अब एक एक्स्ट्रा स्टेप और भी है इससे आगे, यानी स्टेप नंबर 5। ये जो स्टेप 5 है, स्टेप 5 को जो मैं आप लोगों को बता रहा था, रिड्यूस द वैलेंसी और चार्ज। एक्चुअल में ये वैलेंसी का मतलब किसी भी आयन का जो वैलेंसी होता है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज शो किया जाता है 1 2 3, एंड ये नेगेटिव आयंस जो होते हैं -1 2 3, वही उसका वैलेंसी होता है और उसका डिजिट में होता है, न्यूमरल्स में होता है। तो रिड्यूस द वैलेंसी और चार्ज न्यूमरल्स टू अ सिंपल रेशियो बाय डिवाइडिंग विद अ कॉमन फैक्टर। अब देखिए, आपने लिखा कि पॉजिटिव आयन को लेफ्ट साइड में एंड आपका जो नेगेटिव आयन है वो राइट साइड में है। अब देखिए सेकंड स्टेप में ये हो गया स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 में आप लिखते हैं कि Cr+3 एंड SO4, ये जो नेगेटिव आयन होता है इसको आप लिख लेते हैं ब्रैकेट में एंड चार्ज को ये बाहर कर लेते हैं। एंड स्टेप 3 जो यूज किया जाता है वो ये है कि Cr+3, इसका जो वैलेंसी है वो है 3, यानी कि डिजिट में ओनली इसका जो ये जो न्यूमरल्स है वो लिखा जाता है। SO4 का जो वैलेंसी है वो है 2। अब स्टेप 4 में क्या होता है कि वैलेंसी को क्रॉस ओवर किया जाता है, ये वैलेंसी जो है क्रॉस ओवर हो जाएंगे। अब आप यहां देखिए, जब ये क्रॉस ओवर होंगे तो Cr+3 जो इसका चार्ज है 2 से मल्टीप्लाई हुआ +3 तो हो गया कितना 6, ये मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, एंड SO4 -2 एंड मल्टीप्लाई 3 ये हो गया 6, तो ये भी 6 हो गया एंड ये भी 6 हो गया। तो अब यहां ये कंपाउंड वो बन जाता है, तो यहां ले लेते हैं Cr2। Cr का अपना जो ये प्लस वैल्यू है वो जो है 3 है, तो 2 हो गया, तो ये हो गया 6, यानी कि Cr2 का जो ये वैल्यू है, अब टोटल इसका जो वैल्यू हो गया वो +6 हो गया। यहां है SO4 का टोटल जो वैल्यू हो गया ये हो गया -6, लेकिन SO4 है कितना 3, तो SO4 को लिख देंगे थ्राइस 3, तो ये हो गया Cr2SO4 का ये थ्राइस। स्टेप 4 में क्या होता है कि ये वैलेंसी ये क्रॉस ओवर हो जाती है,
यानी कि SO4 का ये ब्रैकेट में है -2, इसकी वैलेंसी है 2। तो स्टेप 4 में क्या होगा कि ये जो वैलेंसीज है ये क्रॉस ओवर हो जाती है। अब ये क्रॉस ओवर होने के बाद में देखिए कि कंपाउंड हमारा ये मिल जाता है या नहीं। Cr2 ये +3 चार्ज है, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है ऊपर, यानी कि ये +6। एक सिंगल Cr का पावर है +3 एंड Cr2 का पावर हो गया +6, 2 का। अब आ गया SO4 -2, ये था। अब ये वैलेंसी ये क्रॉस ओवर हुआ तो ये यहाँ लिखते हैं थ्राइस करके नीचे की साइड में, यानी SO4 है 3, एक SO4 का चार्ज है -2। अब यहाँ देखिए ये प्लस, ये 3 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया +6, यहाँ है ये -2 का, इसमें ये मल्टीप्लाई हो गया तो -6। अब यहाँ भी यहाँ +6 हो गया, यहाँ -6 हो गया। अब देखिए दोनों साइड के जो चार्जेस हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो ये रिड्यूस द ये वैलेंसी और चार्ज न्यूमेरल्स टू अ सिंपल रेशियो बाय ये डिवाइडिंग विद अ कॉमन फैक्टर। अब देखिए इस स्टेप का यूज यहाँ भी नहीं हो पा रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंडीशन में इसका यूज होता है। यहाँ भी सिंपल रेशियो अपने आप ऑलरेडी स्टेप 4 में ही आ गया है, ये +6 एंड ये -6। तो कंपाउंड क्या होगा, चार्जेस ये यहाँ पे देखिए कि 3 ये मल्टीप्लाई 2 ये -6 एंड ये +6, तो ये हमारा जो कंपाउंड हो गया Cr2 SO4 का ये थ्राइस, एंड चार्जेस हो गए इक्वल 0, ये -6 ये +6 इक्वल टू 0। अब इस पे जो चार्जेस होगा वो 0 चार्जेस होगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन की ये डिवाइडेशन की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ भी। तो इस तरह से ये कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उनको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप ना अपने आप ईमानदारी से करके देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इधर ये जो है पॉजिटिव आयंस हैं, इधर इनके सामने जो है नेगेटिव आयंस हैं। आपको इनके ये कॉम्बिनेशन से ये कंपाउंड बनाने हैं, ये वैलेंसी ये क्रॉस ओवर होंगी, किस तरह से आप बनाएंगे आप इसको जो है चेक कर लीजिए। एक मैं आपको यहाँ ये बना के मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि KCl है, यानी कि K प्लस एंड Cl ये जो नेगेटिव है। फर्स्ट स्टेप ये जो है पॉजिटिव आयन को लेफ्ट साइड में और ये नेगेटिव आयन को जो है राइट साइड में लिखा। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो नेगेटिव आयन है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी कि Cl को ब्रैकेट में इस तरह से। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि इनकी वैलेंसी का जो न्यूमरल है यानी जो नंबर है वो हम लिख लेते हैं 1, ये प्लस में 1 एंड ये माइनस में भी 1। एंड फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में इनकी ये वैलेंसी जो है क्रॉस ओवर हो जाती है, तो K प्लस एंड Cl ये माइनस। वैसे तो सिंपली ये देखने में लग रहा है कि ये +1 है ये -1 है, सीधा KCl ही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आयन अकॉर्डिंग टू स्टेप्स ये आप लोगों को चेक करना है। तो ये सिंगल प्लस एंड सिंगल ये माइनस इक्वल टू 0, यानी कि KCl बना लेगा, इस पर कुल चार्ज होगा 0। तो ऐसे ही सभी ये कंपाउंड्स को ये 1 बाय 1 आप जो है इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, इट इज 4 स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स का ये जो पैरामीटर है उसको चेक करेंगे किस तरह से बनेंगे। ये सब बना लीजिए आप, इनका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अभी ये 2 दिन बाद आपका ये प्रैक्टिस जब हो जाएगा, पूरा ये वीडियो का रिवीजन हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में केमिकल इक्वेशन को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये बैलेंस किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।